नमस्कार, आदाब, स्वागत है सभी का अध्ययन वाला चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ, तंदुरुस्त, जबरदस्त और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार की। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक इनका जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 1235 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। पढ़ते हैं। ये पे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में हमें सभी नागरिकों को दिए गए हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। पहला कौन सा है? पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में इसका जिक्र है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका जिक्र किया गया है। पांचवा अल्पसंख्यकों से संबंधित शिक्षा व संस्कृति। अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा संस्कृति है और उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 29 और 30 में इसका जिक्र किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो था वो कर दिया है, विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार जो था छठा, जो 7वें नंबर का था अधिकार वो ये 6 नंबर का हो गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में जिसका जिक्र किया गया है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार बताया गया। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में एक समता 2 प्रकार की है। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है। और कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 कह रहा है ये भेदभाव के विरुद्ध, व्यक्ति एवं राज्य दोनों के भेदभाव के विरुद्ध है। आर्टिकल नंबर 15 इसमें 15(1) में 15 क्लॉज 1 में राज्य के विरुद्ध बात की गई है। आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 15(2) में राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध भेदभाव के विरुद्ध है ये। अनुच्छेद नंबर 15(3) महिला एवं बच्चों के विशेष प्रावधान की बात की है। महिला बच्चों के विशेष प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 15(4) में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात, इसमें SC ST और OBC का आरक्षण की बात की है। इसमें OBC का किस परसेंट, ST का और ST का भी बताया गया है। इसमें एक केस आया था, उस केस का नाम था PA इनामदार। PA इनामदार होगा इसमें, मतलब PA इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में रिजर्वेशन की बात की गई थी। निजी संस्थानों में भी ये रिजर्वेशन जो है लागू होगा। PA इनामदार वर्सेस PA इनामदार होगा। PA इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में रिजर्वेशन निजी संस्थानों में भी लागू कर दिया गया था। ये 15(4) वाला 103वां संशोधन करके 15(6) में जोड़ा गया और उसमें EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया। EWS को 10% रिजर्वेशन 2019 में दिया गया। ये 2019 में मोदी जी के समय दिया गया, तो शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया EWS वालों को। फिर आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 का अफसर की क्षमता की बात करता है। ये अफसर की क्षमता की बात करता है। इसी में आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया 2019 में ही। आर्टिकल 16(6) 2019 में जोड़ा गया। EWS वालों को 10% रिजर्वेशन नौकरी में दिया गया। 15(6) जो है वो है और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन 10%, और 16(6) जो है EWS वालों के लिए 10% रिजर्वेशन नौकरी में से। आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 17 छुआछूत और अस्पृश्यता। जो छुआछूत के खिलाफ जो आर्टिकल है वो 17 बताता है। आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों के अंतिम बार बता रहा है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों के अंत के बताता है। फिर आर्टिकल नंबर 19 आ जाता है। आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 में। इसमें पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरी है सभा करने की आज़ादी। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरी है सभा करने की आज़ादी। तीसरी संघ एवं दल बनाने की आज़ादी। संघ एवं दल बनाने की आज़ादी। चौथी है भारत में घूमने की आज़ादी। भारत में घूमने की आज़ादी। और आर्टिकल नंबर 19 का 5वां जो है ये भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की आज़ादी। भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यक्ति, भारत का नागरिक कहीं भी निवास कर सकता है। और
छठी आज़ादी जो है ये आजीविका की आज़ादी, अपनी रोजी रोटी का जो है रोजगार की आज़ादी है, व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी कर सकता है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 क्या कह रहा है? आरोपी पर दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में। आर्टिकल नंबर 20 में जो बताया गया आरोपी पर दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात बताई गई है। कैसे? आर्टिकल 20 से कह रहा है कार्योत्तर विधि संरक्षण, किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि होने पर, जब तक दोष सिद्धि नहीं होगा तब तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, दोष सिद्ध होने पर ही उस कार्रवाई की जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 20 बताया गया। 20(2) में कह रहे हैं दोहरे दंड से संरक्षण, किसी एक दोष के लिए व्यक्ति को एक बार दंड दिया जाएगा, दो बार दंड नहीं दिया जाएगा। 20(3), आर्टिकल नंबर 20(3) कह रहा है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, पुलिस आपको जब ही डंडा मार के अपने विरुद्ध गवाही दिलवाना चाहती है तो नहीं दिलवा सकती। ये आर्टिकल नंबर 20(3) में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कह रहा है, आर्टिकल 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात की। आर्टिकल 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात है, किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा ही जीवन से वंचित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा ही जीवन से वंचित किया जा सकता है। ये कहा गया था गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1952 वाले केस में, गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1952 वाले केस में बात कही गई थी। अगर मोहनी जैन वर्सेस भारत संघ, मोहनी जैन वर्सेस भारत संघ ये केस आया था, मोहनी जैन वर्सेस भारत संघ केस आया था। इसमें कहा गया था शिक्षा व्यक्ति को सम्मानित बनाती है, शिक्षा को मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसमें कहा गया था शिक्षा जो है व्यक्ति को सम्मानित बनाती है, इसलिए शिक्षा को मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसी के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और 21A में जोड़ दिया गया। और 21A आर्टिकल नंबर जो है आर्टिकल नंबर 21A जोड़ के इसके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 करें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल नंबर 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 क्या करते हैं? आर्टिकल नंबर 23-24 शोषण के विरुद्ध, ये शोषण के विरुद्ध है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये कह रहे हैं। आर्टिकल नंबर 23 कह रहे हैं मानव का दुर्व्यापार, मानव से बेगार या जबरदस्ती बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी पर रोक की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 23 में, आर्टिकल नंबर 23 में मानव दुर्व्यापार, मानव से बेगार और जबरदस्ती बलात्श्रम करवाना और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल नंबर 23 बताता है। आर्टिकल नंबर 24 कह रहा है बालकों के नियोजन या नौकरी पर रोक, जो बच्चे होते हैं उन्हें होटलों पर देखा होगा बर्तन धोते हैं या ऐसे काम करते हैं बालकों को, या फिर उन पर कारखानों में लगा लिए जाते हैं, छोटे 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, या फिर जो कोयले फैक्ट्री होती है, कोयले की खदान होती है उनमें लगा लेते हैं, उन पर कम उम्र बच्चों को लगा लेते हैं और उन्हें खोल दिया जाता है रेट मारेंगे उन्हें, अभी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और शिक्षा से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए ये आर्टिकल 24 जो है बालकों के नियोजन नौकरी पर रोक लगाता है। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25 कह रहा है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल नंबर 25 जो धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है। जो सिख लोग होते हैं, सिख लोग जो कटार रखते हैं छोटी सी अपने साथ, उनको यही आर्टिकल नंबर 25 ही अनुमति देता है अपने कटार रखने की, और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति यही देता है आर्टिकल नंबर 25, जिससे ऐसे इस तरीका से करेंगे धर्म प्रचार से देश को कोई आहत ना हो। आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 26 कह रहा है धार्मिक संस्थानों को आज़ादी। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों को आज़ादी देता है आजीवन किसी संपत्ति को अर्जित करना और बेचना, जो संस्थान की संपत्ति है उसको अर्जित करना और बेचना संस्थान का प्रमुख व्यक्ति ही ऐसा कर पाएगा। संपत्ति को संस्थान की संपत्ति को अर्जित करेगा, उसको बेचेगा, जो कुछ करेगा धार्मिक संस्थान का जो प्रमुख व्यक्ति होगा वही करेगा। आर्टिकल नंबर 26 में ये बताया गया। आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल 27 कह रहा है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, कर नहीं लगाया जाएगा धार्मिक अभिवृद्धि हेतु। आर्टिकल नंबर 28 राज्य निधि से पोषित संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी संस्थान कोई भी ऐसा है जिससे राज्य के द्वारा पोषित है, जिससे वित्त मिलदार उससे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन राज्य के द्वारा अगर पोषित नहीं है तो अपनी धर्म शिक्षा दे सकता है। आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने से संबंधित। आर्टिकल नंबर 29
अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने से बताता है, के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल 30 कह रहा है धार्मिक संस्थाओं जैसे मदरसों, क्रिश्चियन मिशनरी, संस्कृत विद्यालय की स्थापना के बारे में जिक्र करता है। आर्टिकल नंबर 30 जो मदरसों की स्थापना होती है और क्रिश्चियन लोग जो अपनी मिशनरी स्थापित करते हैं और संस्कृत विद्यालय स्थापित होते हैं, धार्मिक संस्थान ये सब, ये आर्टिकल नंबर 30 के तहत स्थापित किया जाती है इनको। आर्टिकल नंबर 31 कह रहा है 44वां संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर संपत्ति का 300 का में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 31 में आज जो पहले संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। 44 संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 1978 में। 44 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। हटा के अब क्या कर दिया गया? 300 का में जोड़ दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक मतलब कानूनी, विधिक अधिकार बना दिया गया है इसे मौलिक अधिकार से हटा के। आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 32 कह रहे हैं संवैधानिक अधिकारों की औपचारिक करता संवैधानिक अधिकारों की उपचार की बात करता है। आर्टिकल नंबर 32 इसी को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा था संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल नंबर 32 को। इसी कारण क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों की बात करता है। आर्टिकल नंबर 33 करें संसद कुछ ऐसे कानून भी बना सकती है जो मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं। संसद जो है वो ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं। कौन कौन से कानून हो सकते हैं वैसे? जैसे सशस्त्र बलों के फंडामेंटल राइट को छीनना, सशस्त्र बल जो होता है उसके फंडामेंटल राइट को छीनना के लिए कानून बना सकती है संसद। दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो के फंडामेंटल राइट को छीन सकता है संसद। इंटेलिजेंस ब्यूरो के फंडामेंटल राइट या सशस्त्र बल के फंडामेंटल राइट को छीन सकता है। इसके अलावा ऐसे ही कुछ कानून और भी संसद बना सकती है, ये बताया गया आर्टिकल नंबर 33 में। आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल 34 कह रहे हैं सैनिक शासन लागू होने पर फंडामेंटल राइट विधि द्वारा छीने जा सकते हैं। सैनिक शासन लागू हो जाता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं विधि के द्वारा छीने जा सकते हैं, गैर विधि से नहीं छीने जा सकते। आर्टिकल नंबर 34 में इसका जिक्र है। आर्टिकल नंबर 35 करें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसद को कानून बनाकर दंड देने का अधिकार है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो संसद कानून बनाकर उन उल्लंघन करने वालों को दंड दे सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपका प्यारा सा कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।